हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक के लेक्चर में देखिए, पिछले लेक्चर में हमसे छोटी सी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से हमारा आंसर जो था वो गलत आ रहा था। यहाँ पर 4 होना चाहिए था। वो क्या मिस्टेक हुई थी, ये इंटीग्रेशन जो हुआ था वहाँ पे t/4 आएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फिर से हम आपको करके दिखा दें। देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको हम लिख सकते हैं 0 to t/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा t/2 dt। तो 1/2 आप ऐसे अलग कर सकते हैं, 0 to t/2 dt माइनस इंटीग्रेशन आप 0 to t/2 cos 2 ओमेगा t dt ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो, और ये वाला इंटीग्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा और ये आएगा 1/2 इंटू t/2 यानी आएगा t/4। यही जो आया t/4, यहाँ पर हमने t/2 लिख दिया था, इस वजह से गलत हो गया। आंसर जो है हमारा वो गलत आने लगा इसीलिए। ठीक है, इसको हमें सुधारना होगा तो आंसर हम लोग सही सही फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर t/4 हो जाएगा। काफ़ी बार गड़बड़ियाँ हो गई हमसे इसमें। ठीक है, क्योंकि हमने पहले से इसको लिखा नहीं था कहीं से करके, मैंने सोचा यहीं पे कर लेंगे इसलिए गड़बड़ हो गया कई बार। ठीक है, t/4 यहाँ पर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, जब t को अंदर इंटर कराएंगे तो t से ये t कैंसिल, ये कैंसिल, और 4/पाई ओमेगा है, इसमें भी t है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला t सब t कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, इक्वल टू E0 स्क्वायर अपान 1 प्लस RF/RL का स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 1/2 पाई का स्क्वायर माइनस 4/पाई इंटू 2 पाई/t किया तो t से t कैंसिल आउट हुआ, और प्लस 1/2 पाई का स्क्वायर। इसको आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/पाई का स्क्वायर माइनस 2/पाई का स्क्वायर, फिर 1/4 माइनस 1/पाई का स्क्वायर। इसको जब एलसीएम लेंगे तो 4 पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर माइनस 4 आएगा, और ELAC/MS जो होगा पाई स्क्वायर माइनस 4 अपान 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। जिसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ठीक है, तो अगर रूट ले लेंगे इसका, देखो ये पाई स्क्वायर माइनस बाई 4 रूट पाई, या रूट 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिंपल 2 पाई। ठीक है, इतनी मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, तो आपको फिर से लिखना होगा गलत काट करके वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों से मिस्टेक हो रही थी, इस वजह से पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंड कर दिया था यहीं पर, और अब आज इसको स्टार्ट किया फिर से। तो देखो ये मिस्टेक हुई थी, इसको सुधार लीजिएगा। देखो अगर ऑफलाइन क्लास रहती है तो बच्चे देखते रहते हैं, वो बता देते हैं कि क्या गलत है क्या नहीं है, और यहाँ पर अपने खुद से ढूंढने में गड़बड़ी हो जाती कई बार। ठीक है, ठीक है, ELAC/RMS है, ये ध्यान दीजिएगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है जो आई हुई है इतनी। ठीक है, अब आ जाइए रिपल फैक्टर क्या होता है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, फाइंड आउट द रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। उसी को निकालने के लिए ये सब कुछ किया गया है। ठीक है, अब देखो इसके आगे लिखिएगा द अल्टरनेटिंग पार्ट, ये आउटपुट वोल्टेज का अल्टरनेटिंग पार्ट था जो हमने कैलकुलेट किया। द अल्टरनेटिंग पार्ट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज is more commonly known as, देखो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिपल वोल्टेज। ये आपका रिपल वोल्टेज है। ठीक है, द रेशियो ऑफ RMS रिपल वोल्टेज the ratio of RMS ripple voltage देखो the ratio of RMS ripple voltage to the DC voltage in the output, यानी आउटपुट में जो आया है AC और DC दोनों का हम लोग रेशियो ले लें। ठीक है, वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर
ऑफ द रेक्टिफायर इज नोन एज रिपल फैक्टर। इसी को हम लोग रिपल फैक्टर से डिनोट करते हैं, दोनों का रेशियो जो ELDC आया है और ELAC RMS आया है। ठीक है, इसको हम लोग रिपल फैक्टर नाम देंगे और R से डिनोट करेंगे। ठीक है, हियर R इक्वल टू क्या होगा, देखो ELAC RMS और डिवाइडेड बाई ELDC, ये सभी आउटपुट के हैं दोनों, और इनका जब रेशियो जब लेते हैं हम लोग, देखो रेशियो लोगे कहाँ से कहाँ तक, इसको इक्वेशन नंबर 9A था, 9B, इसको इक्वेशन नंबर 10 डाल दो। आ जाओ पीछे, इक्वेशन कौन सी आपकी आई थी ELDC की, ये आई हुई है ना, इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 10 को देखो, फ्रॉम 6 एंड इक्वेशन 10 देखोगे तो E0 अपॉन 1 प्लस RF/RL, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और पाई भी। ठीक है, बचेगा क्या, रूट पाई स्क्वायर माइनस 4/2, ये बच जाएगा। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आता है, जो वैल्यू आती है निकल करके 1.21 आती है। ठीक है, ये कैलकुलेट करिएगा 1.21 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ELAC RMS ELDC के पार्ट से काफी अधिक है, 1 से अधिक रेशियो की अगर वैल्यू आ रही, इसका मतलब ELAC की वैल्यू यानी AC पार्ट जो है आउटपुट में वो अभी भी अधिक मात्रा में मौजूद है DC के तुलना में। ठीक है, क्योंकि ये 1 से ग्रेटर आ रही है वैल्यू, इनका रेशियो 1 से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब अपर वाला पार्ट ज्यादा है, लोअर वाला कम है, तभी तो 1 से अधिक आएगा रेशियो। ठीक है, इसको लिख सकते हैं which implies that the output which implies that the output of this rectifier will have more of AC than DC। ठीक है, थर्ड मेजर ऑफ द क्वालिटी, थर्ड मेजर, एक तीसरा मेजरमेंट है, क्या है वो देखो, थर्ड मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ रेक्टिफिकेशन, क्वालिटी ऑफ रेक्टिफिकेशन। देखो पहला मेजर क्या था यहाँ पर जो हम लोग का के आया था, रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट 45%, फिर रिपल फैक्टर क्या आया 1.21। अब तीसरा मेजर क्या है रेक्टिफिकेशन का, इफिशियंसी इज द efficiency of रेक्टिफिकेशन, ये थर्ड मेजर है जिसको हम लोग ईटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, डिफाइन कैसे है, ये डिफाइन बाई, देखो ये कैसे डिफाइन है, ईटा इक्वल टू DC पावर डिलीवर्ड इनटू द लोड डिवाइडेड बाई एवरेज AC पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। ध्यान से इसको समझिएगा, अभी फुल वेव रेक्टिफायर में ये तीनों फार्मूले इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला देखो रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट जो K है, पार्ट ऑफ आउटपुट DC वोल्टेज डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू ऑफ इनपुट AC वोल्टेज, यानी इनपुट AC वोल्टेज की RMS वैल्यू से हम लोग डिवाइड करें आउटपुट वोल्टेज जो पार्ट निकल के आया DC वोल्टेज का, उसको तो K आता है जिसको रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट बोलते हैं। दूसरी क्वांटिटी जो थी रिपल फैक्टर में क्या था,
आउटपुट पार्ट में जो एसी आया है उसकी आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग पार्ट की, और डीसी की आउटपुट पार्ट के डीसी की वैल्यू, उसका रेशियो 1.21, ये रिपल फैक्टर। तीसरा क्या है, आउटपुट पार्ट में जो डीसी पावर डिलीवर्ड हुआ है या आउटपुट में डीसी का केवल कंट्रीब्यूशन, डीसी पावर डिलीवर्ड इनटू द लोड और डिवाइडेड बाय एवरेज एसी पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, जो सोर्स सप्लाई कर रहा है कितना पावर और कितना डीसी पावर वहां पर डिलीवर्ड हुआ है लोड पर, उनका रेशियो है, ठीक है। और इंटू 100 परसेंटेज में देखेंगे इसको तो, ठीक है, 100%, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें अगर देखो तो सबसे पहले एवरेज एसी पावर निकालना होगा। द एवरेज एसी पावर पीएसी सप्लाइड बाय द सोर्स, देखो इसको निकाला जाए, सप्लाइड बाय द सोर्स कैन बी कैलकुलेटेड देखो इसको कैलकुलेट करें कैसे, कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पावर आपकी कैसे डिफाइंड होती है। एवरेज एसी पावर निकालनी है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/2 E0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपान RF प्लस RL dt प्लस, यहां पर ध्यान दीजिएगा 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई है, t/2 टू t 0 dt। ये है कुछ, ये कैसे लिखी गई है देखो, इसको लिखने के लिए हम लोगों को पहले पीछे जाना होगा, थोड़ा सा पीछे वाले पार्ट से ये निकल के आया है, ठीक है। देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, सिंपल V इंटू आई होता है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एसी पावर जो निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी, लोड के क्रॉस अगर हमें निकालना हुआ या एवरेज एसी पावर सप्लाइड बाय द सोर्स अगर निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, सोर्स में के थ्रू करंट कितनी हुईगी IL, और जो सोर्स के थ्रू करंट फ्लो हो रही है वो भी तो IL, लोड में जो करंट फ्लो हो रही है वही तो सोर्स की भी करंट होगी, ठीक है। देखो यहां से जो हमारा सोर्स जो करंट फ्लो आउट करा रहा था, यहां से जो करंट यहाँ IL लोड के क्रॉस फ्लो हो रही थी वही करंट तो सोर्स से भी फ्लो होकर के आएगी, ठीक है। तो वो पार्ट उतना ही रहेगा IL, और वो कितना निकल के आया था आपका कुछ इस तरह से E/RF प्लस RL, ये आया है, ये करंट है हमारी IL, और ये करंट किसके लिए है 0 to t/2 तक के लिए है, ठीक है। और t/2 से लेकर t तक की करंट 0 है, ठीक है, यहीं से निकाला गया है। ये ध्यान दीजिएगा करंट जो है यही फ्लो हुई थी IL ही, और वोल्टेज क्या था EL,
जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज जो है वो EL है। कहाँ गया ये EL, या कहें E है, सिंपल E है, EL नहीं यहाँ पे, तो लोड के क्रॉस वोल्टेज EL था। तो ये कितना है, E है, यहीं से लिखा गया है ये, ठीक है। तो ये E हो गया। अब IL कितना आया था देखो, E0 sin ओमेगा t, या कहें सिंपल E अपान RF प्लस RL इंटू E, यही होगा। ये किसके लिए लिखा जा रहा है, इस लिमिट के अंदर 0 से t लेस देन t/2 के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी के लिए लिखा जा रहा है ये वैल्यू जो लिखी गई है। तो ये हो जाएगा E स्क्वायर बाई RF प्लस RL, और ये इसके लिए हो गया। और लिमिट अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, I की वैल्यू, IL तो 0 है यहाँ पर, तो IL 0 है तो P भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही यहां से लिखा गया। चलो इसको हम लिख दे ठीक तरीके से, क्या स्टेप बड़ा हो जाता है बस, और कोई बात नहीं है, इसलिए हमने सोचा अलग से समझाएं। देखो यही PAC है ना, PAC डिफाइन कैसे होगा, देखो एवरेज, कोई भी एवरेज पावर डिफाइन या कोई भी एवरेज क्वांटिटी ऐसे डिफाइन होगी, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, एवरेज पावर है तो P dt, ठीक है, कुछ इस तरह से डिफाइन कैसे होगा, P जो पावर है हमारी करंट इंटू IL इंटू E से डिफाइन है, ठीक है। तो अब अगर लिमिट हम लोग ब्रेक करें 0 से t/2 के लिए लिखें तो IL की वैल्यू क्या है, E अपान RF प्लस RL, स्मॉल E अपान RF प्लस RL, ठीक है। स्मॉल E की वैल्यू क्या है यहाँ पर, E0 sin ओमेगा t है, वो जब रखेंगे तो 2E हो जाएगा E स्क्वायर, P स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t अपान RF प्लस RL dt प्लस IL t से t/2 से लेके t तक के लिए क्या है, 0 है, तो ये टोटल क्वांटिटी 0 बन जाएगी। तो यहां से ये लिखा गया है, ठीक है, इसको यहां से लिख सकते हो अच्छे से, ताकि समझ में आए ये बात क्यों लिखी जा रही है और कैसे। अब इसको कैलकुलेट करना है, इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। E0 स्क्वायर RF प्लस RL कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन कर देंगे, 0 t/2 t/4 आता है, याद आ रहा कि नहीं, अभी पीछे किया था। देखो E0 स्क्वायर अपान RF प्लस RL इंटू t 1/t है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा t का तो आता है t/4, ये वैल्यू आप लिख दीजिएगा t/4, ठीक है। और देखो t से t कैंसिल हो जाएगा और आएगा क्या, E0 स्क्वायर अपान, यहां से अगर RL कॉमन ले लो 1 प्लस RF बाई RL, और बचा है 4, यहां पर लिख दो। ये वैल्यू आ गई है एवरेज AC पावर की, ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज सप्लाई कर रहा है उस डायोड में, ठीक है, PAC ये हो गया, ठीक है। और DC पावर अगर निकालो तो द DC पावर delivered into the load केवल DC पार्ट से निकाला जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, PLDC क्या हो जाएगा, देखो सिंपल लोड के क्रॉस DC पावर वोल्टेज, तो सिंपल VE स्क्वायर LDC बाई RL ऐसे से भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, और I को लिख सकते हैं, V को क्या लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं V बाई R, I की जगह पे क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, तो DC वोल्टेज ELDC है उसका स्क्वायर बाई लोड कितना है RL है, ठीक है, वहां से ये वैल्यू लिख दी गई है, ध्यान दीजिएगा। पावर को 3-4 फार्मूले में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, I V R इन सब में अलग अलग, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल हुआ, पिछले के लिए V इंटू आई, इसके लिए V स्क्वायर बाई R इस्तेमाल किया गया है। तो ELDC का स्क्वायर करेंगे, आया क्या था ELDC, E0 अपान 1 प्लस
आर एफ बाई आर एल का स्क्वायर इंटू आर एल, और पाई भी था यहाँ पर, तो पाई स्क्वायर कुछ इस तरह से, ठीक है। अरे भाई देख लो, ELDC जो है आपका वो कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है यहाँ इक्वेशन नंबर 6 से देखो, ई नॉट स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर करना है, ई नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान 1 प्लस आर एफ बाई आर एल का होल स्क्वायर, और आर एल यहाँ पर है, ठीक है, यही हमने कर दिया है। ये हो गया PLDC, इसका रेशियो ले लो तो इफिशियंसी आ जाएगी। नाउ इक्वेशन नंबर डाल दो, अच्छा रहेगा, इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। इसके पहले की इक्वेशन जो थी कुछ अता पता है कि नहीं है, 10 तक ही, 10 11 12 हो गई, तो इन दोनों का रेशियो ले लो तो आपकी इफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है। रेशियो ले लेंगे अब लोग PLAC RMS, पहले PDC अपान PLAC, PLDC अपान PAC इनपुट एवरेज पावर है, लोड के क्रॉस पर AC पावर नहीं, ठीक है। PAC इसका रेशियो ले लोगे तो देखो कटपिट के क्या बचेगा, 4 ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, ये दो चीज तो कंफर्म है, वो डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, RL से RL कैंसिल आउट हो जाए और एक पार्ट ये कटेगा, बचेगा क्या 1 प्लस RF बाई RL, ये आ जाएगा, ठीक है, इंटू 100, ये आपका इफिशियंसी का परसेंटेज आ जाएगा, इतने परसेंट की है, ठीक है। इक्वेशन नंबर कुछ डाल दीजिए, और RF अगर बहुत स्मॉल हुआ RL की कंपैरिजन में तो क्या वैल्यू हो जाएगी 4 बाई पाई स्क्वायर, तब इफिशियंसी क्या आ जाएगी 4 बाई पाई स्क्वायर इंटू 100, और जब आप इसको निकालेंगे तो 40.6% आएगा अराउंड, ठीक है। इफिशियंसी ये आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 13 है ये, और ये इफिशियंसी की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब पूरी की पूरी पावर डिलीवर नहीं हो रही है, केवल 40% ही डिलीवर हो पा रही है, ठीक है, ये मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये चीज आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम करने के लिए RF और RL को आपको बराबर करना होगा, मैक्सिमम की कंडीशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक आप लिखिए आराम से। इसके बाद देखिए, अगर पूछा जाए कि कब मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी, उसकी कंडीशन निकाली जाए तो क्या करेंगे, RL के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करेंगे, किसको, इफिशियंसी वाले टर्म को डेरिवेट करके कंडीशन निकालेंगे, ठीक है, DC पावर वाले को, और वो कंडीशन RL इक्वल टू RF आ जाएगी, और उस कंडीशन में आप देखेंगे कि मैक्सिमम पावर डिलीवर होकर के आएगी, ठीक है। अब यहां पर जो दिखा हमें वो क्या दिख रहा है कि रेक्टिफिकेशन जो है वो बहुत ही कम परसेंटेज का हो पा रहा है, ठीक ठाक रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा, आधा पार्ट पावर वेस्ट भी हो जा रही है, 40% पावर आ रही है केवल निकल के, और बहुत कुछ वेस्ट में चला जा रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, कुछ और तरीका ढूंढना होगा रेक्टिफिकेशन के लिए। तो एक नया सेटअप बनाया गया, उसका नाम दिया गया फुल वेव रेक्टिफायर। इस बार 2 डायोड का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। उसमें भी यही सब कैलकुलेट करना है हमें। चलते हैं उसको स्टार्ट करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर, देखो ध्यान से, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या कमी रह गई थी, देखिए इसकी जो इफिशियंसी है बहुत लो है, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर दें 60% पावर तो लॉस हो जा रही है, ठीक है, केवल 40% की इफिशियंसी आ रही है। और रिपिल फैक्टर जो बता रहा है 1.21 का, ये जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि जो DC पार्ट है वो बहुत कम निकल के आ रहा है, जबकि हमें अल्टरनेटिंग को DC पार्ट में या यूनिफॉर्मली निकालना था, तो वो भी पार्ट बहुत लो आ रहा है, ठीक है। और रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट के 45% का आ रहा है, इससे मतलब ठीक ठाक रिजल्ट नहीं मिला हमें। पर पढ़ते क्यों हैं कि
एक स्टेप वाइज चलने के लिए पढ़ते हैं कि पहले हाफ वेव पढ़ लें तब फुल वेव को पढ़ें। अभी फुल वेव भी अगर कंप्लीट नहीं होगा तो एक और रेक्टिफायर आता है, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसलिए पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग इसको, ताकि एक स्टेप वाइज समझ सके चीजों को, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर A full wave rectifier uses two identical diodes with equal resistances. Diodes with equal resistances RF, ठीक है। सबका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो RF है, कांस्टेंट है, ठीक है। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज is applied through a center tap, through a center tap ट्रांसफार्मर। देखिए एक स्पेशल ट्रांसफार्मर बनाया गया इसके लिए अलग, ठीक है, जिसको सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर नाम दिया गया है। एज सोन सेंट्रल टैपिंग देखो कैसे की गई है। ये भी ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो वोल्टेज के अमाउंट को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। इधर कोई इनपुट एसी सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। हमें इस इनपुट एसी सोर्स से कोई लेना देना नहीं है, जो सोर्स यहाँ का पावर डिलीवर कर रहा है सेकेंडरी कॉइल में, उससे लेना देना है, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी सिंपल कोर हो गई जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ये यहां पर हम लोग सेकेंडरी कॉइल लगाएंगे। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन जो है आपका कुछ इसी तरह से है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सेकेंडरी कॉइल लग गई और सेकेंडरी कॉइल के मिडिल में एक पॉइंट होगा जहां से हम लोग कनेक्ट करेंगे सी, इसको सेंट्रल टाइपिंग बोलते हैं, ठीक है। यहां से एक वायर कनेक्ट होगा, ठीक है। और सेंट्रल टाइपिंग में जो रेजिस्टेंस लगेगा RL, इसी के क्रॉस लगेगा, ठीक है। यहां पर हम लोग डायोड कनेक्ट कर रहे हैं, यहां पर भी एक डायोड कनेक्ट हो जाएगा और जो लोड RL है वो आपका ये है, इसी के क्रॉस हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे EL, ठीक है, इसी के क्रॉस, ध्यान दीजिएगा। ये आपका इंड A मान लेते हैं, ये इंड B है कॉइल का, ठीक है। यहां पर पॉइंट C है जहां से सेंट्रल ट्रैपिंग की गई है, ठीक है। इसको डायोड D1 नाम दे दीजिए, क्योंकि दो डायोड हैं, यहाँ पर दोनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। इसको नाम D2 दे देते हैं, ठीक है। इतना कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट आपको बनाना होगा। सर्किट कुछ इस तरह से है आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की, जिसमें दो डायोड का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर इस बार लोड रेजिस्टेंस को हम लोग सेंट्रल टैपिंग के थ्रू जोड़ रहे हैं, ठीक है, सर्किट में। देखो एक बार जब पहले हाफ साइकिल के लिए इनपुट से ये डायोड एक्टिवेट होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप जो होगा उसको निकाला जाएगा और फिर जब ये निगेटिव पार्ट चलेगा तब ये वाला डायोड एक्टिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी इसके ऊपर ही डिलीवर करके दे देगा, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्शन दोनों के लिए वोल्टेज की एक ही हो जाएगी। तो जो आपका यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर में आधा पार्ट जो खत्म हो जा रहा था, जो नहीं मिल रहा था, ये अब मिल जाएगा, ठीक है, करंट का भी और वोल्टेज का भी। ये जो पावर लॉस हो रही थी निगेटिव वाली, वो भी मिल जाएगी यहाँ पर। तो इससे इसकी इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाएगी और डीसी पावर जो डिलीवर होकर के आ रही है यहाँ पर, उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर बनाया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, देखो as shown in figure below,
referred to the central type C, referred to the center type C। यहां पर सेंटर टाइप C है जो कनेक्टेड है इस तरह क्वाइल में, कनेक्शन जो किया गया है इसको सेंट्रल टाइपिंग बोलते हैं। ठीक है, किसी क्वाइल के मिडिल में कनेक्ट करके कोई वायर कनेक्ट करें हम लोग तो ये सेंट्रल टाइपिंग कहलाता है। ठीक है, when one end of the secondary का मतलब सेकेंडरी क्वाइल का एक एंड, चाहे ए या बी, ठीक है, इज पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है तब देखो क्या होगा, the other end will be negative। दूसरा एंड जो है वो आपका निगेटिव होगा, या तो ए पॉजिटिव हो बी निगेटिव हो, या बी पॉजिटिव हो ए निगेटिव हो, ऐसा होगा। तो क्या होगा, एंड वाइस वर्सा, यानी उल्टा इसका, अगर बी पॉजिटिव है तो ए निगेटिव होगा। ठीक है, thus if the voltage between A and C A and C के बीच में अगर वोल्टेज कितना हो, E1, जिसका नाम हो E0 साइन ओमेगा टी, वही लेके चल रहे हैं वोल्टेज। ठीक है, जो पिछले केस में लिया था, ध्यान दीजिएगा। that voltage between B and C will be, उस समय जो वोल्टेज होगा बी और सी के बीच में एक ही टाइम पर देखा जा रहा है, ए और सी के वोल्टेज में बीच में वोल्टेज अगर E0 साइन ओमेगा टी है तो बी और सी के बीच में वोल्टेज कितना हो जाएगा, माइनस E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम लोग E2 से डिनोट कर रहे हैं, माइनस E0 साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, फॉर टाइम टी बिटवीन 0 to t/2, फॉर हाफ साइकिल के लिए देखो, फॉर टाइम 0 से t की वैल्यू बड़ी हो और t/2 से छोटी हो, इसके लिए क्या होगा, E1 क्या होगा, E1 विल बी पॉजिटिव, so that diode D1 कंडक्ट, डायोड D1 जो है वो कंडक्ट करेगा या चलना स्टार्ट कर देगा, मूव कर देगा, उसमें करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब कंडक्ट करेगा। ठीक है, while डायोड D2 does not conduct, D2 जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज E2 जो होगा इस समय के लिए निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इज नेगेटिव। देखो इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान E2 जो होगा वो निगेटिव होगा, इसका मतलब D2 को अगर P साइड को हम लोग निगेटिव दे दें, N को पॉजिटिव दे दें, तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन हो जाएगी, और रिवर्स बायस की कंडीशन में डायोड एक्ट नहीं करता जब तक कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के आसपास ना पहुंच जाए, तो वोल्टेज को उससे कम ही रखा जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से सिमिलरली फॉर टाइम, अगर हम लोग t/2 से t के लिए देखें, मतलब अदर हाफ साइकिल के लिए, तब क्या होगा, डायोड D2 इस समय कंडक्ट करेगा क्योंकि अब E2 पॉजिटिव हो जाएगा, D2 कंडक्ट, while डायोड D1
डायोड D1 डज नॉट, ठीक है, डज नॉट कंडक्ट, ठीक है। अब D2 कंडक्ट जाएगा, D1 नहीं कंडक्ट करेगा, तो दो तरह की करंट होगी। एक बार D1 कंडक्ट करेगा तो करंट आएगी कुछ इस तरह से, इसका नाम दिया गया है I1। जब D2 कंडक्ट करेगा तो करंट कुछ इस तरह से आएगी, इसका नाम दिया गया है I2। तो दो करंट इसमें फ्लो होगी अलग अलग हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, ठीक है। नाउ द करंट्स I1 and I2 through the two diodes D1 and D2 will be, देखो I1 क्या हो जाएगी, E बाई RF प्लस RL, ठीक है। और इस टाइम पर I2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर टाइम इंटरवल 0 टू T बाई 2 के लिए, ठीक है। और I2 क्या होगा, देखो E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी है, वो मत भूलिएगा, ठीक है। स्मॉल e की वैल्यू जो है E नॉट साइन ओमेगा टी है। ये कितना हो जाएगा, ये E बाई RF प्लस RL होगा, कब, और I1 जो होगा वो 0 हो जाएगा, किस केस में, जब T से वैल्यू बड़ी हो टाइम की, ठीक है। ध्यान दीजिएगा E2 जो है यहाँ पर E1 है, यहाँ पर E2 होगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज हम अलग अलग मान के चल रहे हैं। फर्क किसका है, साइन का है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन का। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों एक डायरेक्शन में RL के क्रॉस भले जा रहे हैं, पर एक देखो एंटी क्लॉकवाइज है, एक दूसरा जो देखोगे एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए E2 और E1 दोनों साइन के साथ जब लिखे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, E1 और E2 को हम अगर इरेज करें, यहाँ पर लिखें वैल्यू, ये E नॉट साइन ओमेगा टी, ये माइनस E नॉट साइन ओमेगा टी होगा। मैग्नीट्यूड तो वही होगा पर डायरेक्शन डिफरेंट है दोनों की, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे दें अगर हम लोग, तो शुरुआत से इक्वेशन जो है हमारी, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। 3 इक्वेशन यहाँ से इस तरह से नेमिंग कर दी गई है, इनकी जरूरत पड़ेगी। आप देखो लोड के क्रॉस अगर करंट निकालना चाहो, चलो ये तो डायोड के क्रॉस करंट हो गए, अब लोड के क्रॉस जो करंट होगी वो क्या क्या होगी, कुछ खास नहीं, यही दोनों करंट लोड के क्रॉस ट्रांसफर होकर के जाएंगी, जो I1 I2 है, बस टाइम इंटरवल जो होगा अलग अलग होगा। नाउ करंट across the load resistance RL। तो पहले किस टाइम इंटरवल में देखा जाए, IL लिखा जाए। अगर टाइम इंटरवल 0 से T बाई 2 के लिए देखा जाए तो ये देखो I1 I2 को ऐड करोगे तो ये आएगा E नॉट अपान RF प्लस RL, E नॉट साइन ओमेगा टी है, ये हो गया। अगर IL सेकेंड इंटरवल के लिए देखा जाए तो माइनस E नॉट साइन ओमेगा टी अपान RF प्लस RL है, ठीक है। ये दूसरे टाइम इंटरवल के लिए है, T बाई 2 से बड़ा होगा T और T से छोटा होगा तब के लिए, ठीक है, फॉर अदर हाफ साइकिल के लिए। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। ये आपकी लोड के क्रॉस करंट हो गई जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है। ग्राफ देख लें अगर इन सब का, वेव फॉर्म देखा जाए, वेव फॉर्म ऑफ E1 E2 E1 I1 E2 I2
और IL कितने हो गए। E1 का ग्राफ देखो कैसा होगा। सबसे पहले E1 देखा जाए, ऐसे ऑसिलेट करेगा। E0 साइन ओमेगा टी है, मैक्सिमम वैल्यू E0 है, तो साइनोसाइडल ग्राफ द टाइम मैक्सिमम वैल्यू E0 है और मिनिमम वैल्यू -E0 होगी। ठीक है, ये 0 है, यहाँ पर T/2 है, यहाँ पर T है। कुछ इस तरह से ग्राफ होगा E1 का। इसके क्रॉस करंट जो I1 होगी उसका ग्राफ कैसा होगा, या इसके क्रॉस जो करंट होगी I सिंपल कहें I1 + I2 दोनों ऐड करके उसका ग्राफ कैसा होगा, तो उसको बनाया जाए। देखो अगर हम लोग सिंपल I1 ही बनाएं, कैपिटल I1 लिखा गया है, तो हाफ साइकिल चल रही है, निगेटिव वाली नहीं चल रही है, फिर से अगली हाफ साइकिल चलेगी, निगेटिव नहीं चलेगी। कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, 0 से T/2 एक्टिवेट रहेगी, T/2 से लेकर T तक नहीं रहेगी, T से 3T/2 तक रहेगी, फिर डीएक्टिवेट हो जाएगी, फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से डायोड जैसे D1 कंडक्ट करेगा उसी क्रॉस I1 करंट फ्लो होगी ऐसे। ठीक है, I1 बदल कहाँ से रही है, यहाँ से लेकर के नीचे वाला पार्ट तो कैंसिल आउट है। फिर से तीसरा वेव फॉर्म अगर बनाया जाए, किसके लिए बनाएं, E2 के लिए बना दें। E2 में देखो क्या हो रहा है, वो निगेटिव से स्टार्ट हो रही है ऐसे। ठीक है, 0 से T/2 के लिए निगेटिव है, T/2 से T तक पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ से 3T/2 तक निगेटिव है और 2T तक पॉजिटिव है, स्मॉल t यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये E2 के लिए ग्राफ हो गया, आपका वेव फॉर्म हो गया सिंपल। अब I2 अगर बनाएं तो इसी के क्रॉस, क्योंकि जब E2 एक्टिवेट हो रहा है तब क्या हो रहा है, करंट I2 फ्लो हो रही है इसके थ्रू। ठीक है, डायोड D2 के थ्रू। इसमें क्या हो रहा है, जो निगेटिव पार्ट है उसके लिए कुछ नहीं, ये इसके लिए तो फ्लो कनेक्ट होगा। ठीक है, फिर निगेटिव के लिए कुछ नहीं, फिर पॉजिटिव के लिए कनेक्ट, इस तरह से। तो देखो I1 और I2, I1 वाला पार्ट यहाँ पर, I2 वाला पार्ट यहाँ पर, मिल करके एक साथ IL देंगे। ठीक है, तो ये आपका I2 का हो गया वेव फॉर्म। अब अगर IL का देखना होगा तो वो कैसा हो जाएगा वेव फॉर्म। IL का देखो, इसको हम लोग स्मॉल से दिखाएं, स्मॉल से दिखाओ। ये I1 + I2, फिर से I1 फिर I2, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें एक साथ मिल जाएगा, तो ये IL का ग्राफ हो जाएगा। इसको हम ठीक से बनाएं, IL का। ठीक है, ये हो गया वेव फॉर्म IL का। ये 0 है, ये T/2 है, ये 3T/2 है, नहीं ये आपका T है, ये 3T/2 है और ये आपका 2T है। ठीक है, कुछ इस तरह से IL हो गया। अगर EL देखा जाए इसके क्रॉस, वो भी एग्जैक्ट ऐसे ही होगा, यानी लोड के क्रॉस वोल्टेज का अगर ग्राफ देखा जाए, जैसे जैसे IL बदल रहा है वो भी बदलेगा, बस मैग्नीट्यूड थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये EL हो गया आपका वैसे ही। तो ये चारों वेव फॉर्म जो है, सबसे पहले E1 E0 साइन ओमेगा टी से लिखा गया है, फिर उसके क्रॉस I1, जब डायोड D1 कनेक्टेड या D1 कंडक्ट कर रहा है तो पहले हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा, दूसरी निगेटिव के लिए वो नहीं कंडक्ट करेगा, फिर अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा, फिर नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह I1 हो गया। E2 क्या है, निगेटिव में कुछ इस तरह से -E0 साइन ओमेगा टी, तो निगेटिव से इसका ग्राफ स्टार्ट हुआ। अब I2 लिखा जाएगा, D2 निगेटिव के क्रॉस D2 तो कंडक्ट नहीं करेगा, दूसरी अदर हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कंडक्ट किया, फिर से नेगेटिव के लिए वो भी नहीं करेगा, फिर अगली पॉजिटिव के लिए वो कंडक्ट कर जाएगा। तो ये यहाँ पर T/2, ये 0, यहाँ पर T और 3T/2 से T। ठीक है, तो अदर हाफ साइकिल के लिए वो कंडक्ट कर रहा है, एक सिंपल निगेटिव के लिए नहीं, और दोनों का कंबाइन जब देखा गया IL तो कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, हर एक टाइम इंटरवल में उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, उसके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज आ रहा है। ठीक है,
ये वेव फॉर्म हो गए सभी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेव फॉर्म है, ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज IEL निकाला जाए तो नाउ द आउटपुट वोल्टेज EL is therefore given by आउटपुट वोल्टेज EL पहले हाफ साइकिल के लिए, करंट इंटू लोड IL इंटू RL, तो IL क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी अपान RF प्लस RL इंटू RL, ये है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी, RL कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर लें तो क्या बन जाएगा 1 प्लस RF बाई RL। ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए है, 0 से T/2 तक के लिए, ठीक है। और सेकेंड हाफ साइकिल के लिए EL क्या हो जाएगा, माइनस E नॉट साइन ओमेगा टी अपान RF प्लस RL, इसको लिखेंगे, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस RF बाई RL, ठीक है। और ये किसके लिए पार्ट हो जाएगा, T/2 से जब T बड़ा हो और इस कैपिटल T से छोटा हो, अदर हाफ साइकिल के लिए। इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, 3 तक शायद पहुंचे हैं, 4 तक पहुंच चुके हैं, 5 दे दीजिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब इसी तरह से अगर DC पार्ट निकाला जाए इस आउटपुट वोल्टेज का, DC पार्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं, जैसे पिछले केस में किया गया है उसी तरीके से हम लोग DC पार्ट निकाल सकते हैं। कुछ कठिन नहीं है, आसान है, बेहद आसान है। नाउ टोटल वोल्टेज across the load can be written as, देखो क्या लिखा जाएगा, EL इक्वल टू ELDC प्लस ELAC, यही तो पिछले केस में किया गया था, ELDC प्लस ELAC। इक्वेशन नंबर 6, फॉर कैलकुलेटिंग फॉर ELDC we integrate equation 6 from 0 to T with respect to time small t, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि एसी पार्ट को कंप्लीट साइकिल के लिए अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू T, तो एक पार्ट इसका पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ये दोनों मिलकर के कट जाते हैं, ठीक है। इसलिए एसी वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इसका ये मतलब नहीं कि एसी 0 हो गया, एसी है पर केवल डीसी निकल के आ रहा है इस इंटीग्रेशन करने की वजह से, ये हट गया। यहाँ से ELDC जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है, ऐसा माना गया है कि टाइम के रिस्पेक्ट में डीसी पार्ट नहीं बदलता है, ये कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से 0 टू T dt है, यहाँ पर ELDC कांस्टेंट हो जाएगा, 0 टू T dt करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल T इधर भेज देंगे तो 1/T इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T EL dt, ठीक है। अब EL की वैल्यू दो अलग अलग आप EL की जो वैल्यू होगी वो आप अलग अलग साइकिल के लिए रखेंगे, एक 0 टू T/2 के लिए रखेंगे, क्या आई है E नॉट साइन ओमेगा टी अपान 1 प्लस RF बाई RL, E नॉट साइन ओमेगा टी अपान 1 प्लस RF बाई RL dt।
प्लस t/2 से लेकर t तक फिर से रखिए ई नॉट साइन ओमेगा टी अपान 1 प्लस RF/RL, ठीक है, dt, ये माइनस साइन के साथ है सेकंड वाली वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। अब ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करिए, ई नॉट बाई 1 प्लस RF/RL कॉमन है, देखिए एक बार हो चुका है इसलिए हम तेजी से करेंगे और गलत नहीं हो बस, नहीं तो फिर तेजी का सब तेजी हो जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया, बचा क्या है नीचे, यहाँ पर t बचा हुआ है, 1/t था पहले से ना, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन 0 to t/2 साइन ओमेगा टी dt, जब ये करोगे तो क्या आएगा देखो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, ये 0 to t/2, यहां पर जब पुटअप करोगे t/2 तो ओमेगा 2π/t और t/2, ठीक है, 2 से 2 कटा, t कटा, cos पाई का था यानी 2 आ गया सिंपल, 2/ओमेगा, ये 2/ओमेगा हम लोग यहां पर लिख लेंगे, टू बाई ओमेगा पहले के लिए, दूसरा वाला भी 2/ओमेगा आएगा माइनस साइन के साथ, -2/ओमेगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, नहीं 2/ओमेगा ना होकर के कुछ और आ जाए तो कैलकुलेट ही कर लें। नहीं तो कुछ भरोसा नहीं है भाई, दूसरा वाला पार्ट कैलकुलेट कर लें, देखो फिर से कुछ नहीं, बस ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो जाएगा और लिमिट t से लेकर के t/2 से लेकर के t तक हो जाएगी, जब cos t रखेंगे तो 2π/t यानी cos 2π, cos 2π की वैल्यू क्या हो जाती है, सिंपल cos 2π की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो यानी cos 0 ही है, 1 हो जाएगी, माइनस t/2 रखेंगे 2/ओमेगा ही होनी चाहिए, चलो करके देख लेता हूँ, ठीक है, ये भी 2/ओमेगा आ गया, अगर 1/t, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2/ओमेगा ही आएगा, ये भी कैलकुलेट करने पर वही आ रहा है, ठीक है, 1/t ई नॉट अपान 1 प्लस RF/RL, ये 2/ओमेगा 4/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, क्या आई वैल्यू, ई नॉट 2 E नॉट बाई पाई 1 प्लस RF/RL, ये आ गया ELDC, और इसको आप लोग RMS वैल्यू में अगर कनेक्ट करें तो ई नॉट की वैल्यू होती है 2√2 ERMS अपान पाई 1 प्लस RF/RL, क्यों RMS में कनेक्ट किया, क्योंकि हमें रेशियो लेना था रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट निकालने के लिए, ई नॉट इक्वल टू √2 ERMS ये होता है, ठीक है, वहां से लिख लीजिएगा, ये हमेशा होता है मैक्सिमम वैल्यू V नॉट बाई √2 इक्वल टू VRMS होता है, ये अल्टरनेटिंग में हमने निकलवाया हुआ है RMS वैल्यू वोल्टेज की, ठीक है, वही यहां पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, अब देखो ये हो गया, कुछ इस तरह से ELDC आ गया, अगर ELDC ये आ गया, अगर RF हियर व्हेन RF इज ग्रेटर देन RL लेस देन, यार ग्रेटर देन नहीं, अगर जो डायोड रेजिस्टेंस वो बहुत छोटा हो लोड की कंपैरिजन में, अक्सर छोटा ही होता है, लोड को हम लोग ज़्यादा किलो ओम का लगाते हैं और ये फ्यू ओम का होता है, समथिंग 4-5-10 ओम का होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और ये लगभग किलो ओम का इस्तेमाल होता है, तो उसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, RF/RL नेग्लिजिबल हो जाएगा तो बचेगा 1, तो क्या आ जाएगा ELDC 2√2 ERMS बाई पाई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है,
अगर हमें निकालना हुआ रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट, नाउ रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट, फिर से हम डिफाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं डिफाइन करेंगे? क्योंकि पीछे हम लोगों ने हाफ वेव में सबको डिफाइन किया है, पर आप जब लिखेंगे इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जाम में तो उसको लिखिएगा रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट होता क्या है, वो हाफ वेव रेक्टिफायर से। ठीक है, ये इक्वल टू कैसे डिफाइन था, ये जो डीसी वोल्टेज ELDC और डिवाइडेड बाई ERMS, और आप इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2/पाई, और ये वैल्यू कैलकुलेट करिए 2√2/पाई अगर आएगा लगभग 90% के राउंड में आता है। निकालें मोबाइल से, ठीक है, इंटू 100 भी करना है, परसेंटेज में देखेंगे तो ठीक है 90% आएगा लगभग। देख रहे हैं रेक्टिफिकेशन कितना इंक्रीज हो गया, 45 से डबल हो गया। वहाँ √2/पाई 45 था, ये 90% लगभग आ गया रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह से अब अल्टरनेटिंग पार्ट ELAC निकाला जाएगा। ठीक है, ELAC एवरेज MS वैल्यू निकाली जाएगी और रिपल फैक्टर निकाला जाएगा, फिर पावर डिलीवर्ड और एफिशिएंसी निकाली जाएगी इसके लिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम लोगों को करना ही होगा। ठीक है, नाउ DC पार्ट तो निकल गया। नाउ द अल्टरनेटिंग, पार्ट ऑफ the output voltage may be obtained by कैसे ऑब्टेन करेंगे? ELDC निकल आया, ELDC जो निकल के आया इसको इक्वेशन डालिए नंबर, इक्वेशन नंबर पीछे किस इक्वेशन तक पहुंचे थे? 6 तक, 7 डाल दीजिए, इसी 6 और 7 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मे बी ऑब्टेन्ड बाई इक्वेशन 6 और EL की वैल्यू क्या आई हुई है 5, बाई इक्वेशन 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7 यहां से निकालना है। तो इक्वेशन 5 से हाफ पार्ट के लिए 0 से T/2 तक EL की वैल्यू ये है, ये लिखेंगे हम लोग, और ELDC क्या आया हुआ है इतना, उधर ले जा करके यहां पर दोनों लिखा और इसको ले जाके घटा दिया तो ELAC आ जाएगा हाफ पार्ट के लिए। कितना आएगा? ELAC इक्वल टू, देखो EL माइनस ELDC, EL आया कितना E0 sin ओमेगा t 1 प्लस RF बाई RL, माइनस EDC कितना आ गया है 2 E0 बाई पाई 1 प्लस RF बाई RL, ये आया हुआ है। ठीक है, फॉर 0 to t लेस देन T/2 इस साइकिल के लिए इतना है। अदर हाफ साइकिल के लिए ELAC कितना हो जाएगा? EL इस बार निगेटिव में है, माइनस E0 sin ओमेगा t 1 प्लस RF बाई RL, और ELDC ले जाकर के घटा दिया तो वो वैल्यू तो वही है पूरी ऊपर वाली जो आई है। दोनों साइकिल के लिए DC सेम होगा क्योंकि ये DC पार्ट है, ये किसी इंटरवल से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट होता है ये पार्ट। फॉर t से ग्रेटर देन t लेस देन T/2, इक्वेशन नंबर कौन सी डालें? इसको 7 तक पहुंचे हैं, 8 डाल देते हैं। ठीक है, अब ELAC MS निकाला जाए अगर,
मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएल एसी, यानी एसी पार्ट जो लोड के क्रॉस एसी पार्ट है उसकी मीन स्क्वायर वैल्यू, ये लोड के क्रॉस एसी पार्ट दोनों लिखे गए अलग अलग इंटरवल के लिए, उसकी मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकाली जाती है? 1/t 0 to t EL AC का स्क्वायर dt, ऐसे इस फार्मूले से निकाली जाती है। अगर इस फार्मूले से हम लोग दो इंटरवल में अलग अलग ब्रेक करके वैल्यू रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आती है E नॉट स्क्वायर 1 प्लस RF/RL का होल स्क्वायर, यहां पर अब आया पाई स्क्वायर माइनस 8/2 पाई स्क्वायर, ये वैल्यू आई हुई है ELACMS की। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 9, ये इक्वेशन नंबर 8 इसको कहा गया है, ऊपर वाले दोनों ज्वाइंट इक्वेशन को। इक्वेशन नंबर 9 आपका ये वाला है। ठीक है, अब देखो ELACRMS निकाला जाए, इसी का रूट ले लो, E0/1 प्लस RF/RL आएगा, और क्या आएगा? इसका रूट ले लेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस 8/2, पाई तो बाहर हो जाएगा, पाई को हम लोग यहां पर लिख लें, ये क्या हो जाएगा? रूट पाई स्क्वायर माइनस 8/√2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, या इसको पूरे बड़े रूट में लिख लो, ये छोटे छोटे रूट को हम लोग हटा दें अलग अलग, एक बड़ा रूट बना दें, पाई स्क्वायर माइनस 8/2, कुछ इस तरह से लिख दें। ये वैल्यू निकल के आई है ELACRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, और इसका नाम इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, ये हो गया। अब रिपल फैक्टर क्या होता है? नाउ रिपल फैक्टर R क्या था? DC पार्ट जो आया हुआ है और AC पार्ट जो आया हुआ है उसी का रेशियो था ELACRMS/ELDC। ठीक है, ये आपका रिपल फैक्टर था, ये लगभग आएगा पाई स्क्वायर माइनस 8/√8, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.48। ये पार्ट इक्वेशन 10 से लिखा जाएगा ELACRMS, और ELDC क्वेश्चन नंबर 6 से लिखा जाएगा, 7 से ये लिखा जाएगा 2E0/1 प्लस RF/RL। जब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों को तो देखो E0 अपॉन पाई 1 प्लस RF/RL कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 केवल नीचे। ठीक है, नीचे बचेगा 2 और ऊपर बचेगा ये पाई स्क्वायर माइनस 8/2। 2 को अगर इस √4 लिख सकते हैं, √4 को अंदर इंसर्ट करेंगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा, तो ये पाई स्क्वायर माइनस 8/√8, और इसको कैलकुलेट करेंगे 0.48 आ गया। ठीक है, ये आ गया रिपल फैक्टर आपका। और इसी तरह से अगर आपको निकालना हुआ द एवरेज एसी पावर, एवरेज एसी पावर सप्लाइड बाय द सोर्स इसमें देखो पिछले में एसी पावर जो सोर्स सप्लाई कर रहा था निगेटिव साइकिल के लिए 0 हो जा रही थी, पर यहां पर 0 नहीं होगी, वो आएगी कुछ ना कुछ। सप्लाइड बाय द सोर्स इज गिवन बाय, ये पार्ट 0 नहीं होगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t V × I। V वोल्टेज क्या था? E0 sin ω t, और करंट जो बह रही थी वो लोड के क्रॉस जो करंट है वही IL ही है, सिंपल। तो क्या है? E/RF+RL, यानी E0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t RF+RL dt। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आप कैलकुलेट करेंगे, करिएगा सब इंटीग्रेशन कैलकुलेट, छोड़िएगा मत बिल्कुल भी कुछ भी। E0 स्क्वायर बाई 2 अपॉन RL कॉमन ले लिया गया 1 प्लस RF/RL, ये निकल के आएगा इंटीग्रेशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और DC क्या हो जाएगी? पावर ऑफ DC
तो पावर ऑफ डीसी जो आपकी लिखी जाएगी, डीसी वोल्टेज और लोड उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4/π² आई है E0 स्क्वायर अपान 1 + RF/RL। ये PDC कैसे लिखा गया था, AC कैसे लिखा गया था, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर हिंट में, सिंपल, ठीक है। PAC के लिए क्या किया गया था, हम लोग V × I का फार्मूला लगाए थे, इसके लिए V²/R का फार्मूला लगा था। आप हाफ वेव रेक्टिफायर को ठीक से फिर से पढ़िएगा, अभी लेक्चर में, इसी लेक्चर में है, तो वहां से आप समझ जाएंगे ये कैसे लिखा गया है और ये कैसे लिखा जाएगा, ये बात भी वहां पर समझ में आएगी, ठीक है। ये हो गया × RL, ये आया है। PAC PDC आ गया, तो अगर आप इफिशियंसी निकालें, नाउ इफिशियंसी ईटा = क्या होगा, AC/DC, इसी तरीके से निकाल रहे थे हम लोग, ठीक है। DC/AC था, PDC/PAC × 100। जब आप इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे इफिशियंसी आपकी 81.2% हो गई, उसी का लगभग डबल हो जाती है, ठीक है। इस केस में इफिशियंसी इतनी आ जाती है, ठीक है। दोनों वैल्यू रखिएगा, कट पिट के क्या आएगा, 8/π² 1 + RF/RL × 100, ये हो जाएगा। ये जब RF जो है आपका RL से बहुत छोटा हो जाए तब इफिशियंसी 81.2% आएगी इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर भी कैलकुलेट करना था फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, इसी तरह से ब्रिज रेक्टिफायर है उसके लिए भी कैलकुलेट करना होगा सारी वैल्यूज, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, और आता है फिर फिल्टर सर्किट, ठीक है। हमने नेक्स्ट लेक्चर में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है। ये लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। थैंक यू।